ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन बता दी थी और इसी में एक एप्लीकेशन और है जो लास्ट एप्लीकेशन है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे और वो है वेंचुरी ट्यूब और इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला आगे आएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेंचुरी मीटर या वेंचुरी ट्यूब, तो ये वेंचुरी ट्यूब क्या होती है? एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब होती है जिसमें दो वर्टिकल थिन ट्यूब लगी होती हैं, जिससे हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं और उससे फिर हम फ्लो वेलोसिटी बता सकते हैं। फ्लो वेलोसिटी बता सकते हैं। ठीक है, वेंचुरी ट्यूब it is a tube with non-uniform cross section used for measuring flow velocity of the fluid। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और ये इसमें दो पतली ट्यूब लगी होती हैं जो कि प्रेशर डिफरेंस मेजर करती हैं। एक मैं यहाँ लगा देता हूँ और दूसरी यहाँ पर।
ठीक है, ये फ्लो वेलोसिटी मेजर करने के लिए इस ट्यूब का हम यूज करते हैं। और इसमें जैसे यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और यहाँ जो वेलोसिटी है दैट इज V1, और इधर एरिया है A2, और जो फ्लो वेलोसिटी है दैट इज V2। यहाँ लिक्विड जो गया है वो H1 हाइट तक गया, और यहाँ जो लिक्विड गया है सेंटर से वो H2 हाइट तक गया। इन दोनों हाइट में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मेजर करके, वो डिफरेंस H है, और क्लियरली ये वैल्यू H1 माइनस H2 है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को मेजर करके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मेजर करके हम फ्लो वेलोसिटी V1 या V2 किसी भी जगह पर बता सकते हैं, या कितना वॉल्यूम एक सेकंड में इस ट्यूब में से बह रहा है, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम इस ट्यूब में से बह रहा है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम पर सेकंड। और ये मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पीछे आपको पढ़ाया था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड कांस्टेंट रहेगा, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लेते हैं। तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा बर्नौली थ्योरम लगा लेते हैं, और बर्नौली थ्योरम को लगाने के लिए ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, लेट मी नंबर इट 1 एंड नंबर 2। तो अप्लाइंग, ये मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। आप किसी थ्योरी में डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन थोड़ा थ्योरी में कैसे अप्लाई करते हैं ये आइडिया आपको लग जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में किस तरह से बर्नौली थ्योरम आप अप्लाई करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम। तो एट पॉइंट 1 एंड 2, एक चीज और नोटिस करिए, पॉइंट 1 और 2 एक ही लेवल पर हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर एक ही लेवल पर हैं। तो मैं इसी लेवल को रेफरेंस अगर मान लूं, तो जो P प्लस रो जी एच, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा P1 प्लस रो जी एच 1 प्लस हाफ रो V1, आप मत लिखना अभी, पहले समझ लो, और रो जी एच 2 और प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में H1 H2 सेम होंगे। ध्यान रहे, वो H1 और H2 स्मॉल में लिखे हैं मैंने, यहाँ जो H1 H2 लिखे हैं वो कैपिटल में लिखे हैं। तो एक ही लेवल है। ये जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, तो यहाँ H1 H2 बराबर होंगे, या ऐसे समझ लो कि एक लाइन मैंने ये खींची। अब जो मैंने एक लाइन खींची है, आपको स्क्रीन पे अगर विजिबल हुई हो, तो ये ग्रेविटेशनल रेफरेंस हमने मान लिया। राइट, ग्रेविटेशनल रेफरेंस ये है। तो यहाँ से ये वाली जो हाइट है इस पॉइंट 1 की, ये H1 है, और ये वाली जो हाइट है दैट इज H2। ठीक है, वो स्मॉल H1 H2 नहीं है। स्मॉल H1 H2 तो वो अलग है, वो लिक्विड की हाइट है। ये ग्रेविटेशनल रेफरेंस है, और H1 H2 बराबर है, तो ये वाला टर्म आपका कट जाएगा। अब बात आती है P1 प्रेशर और P2 प्रेशर की। तो P1 प्रेशर का मतलब है प्रेशर एट पॉइंट 1। प्रेशर एट पॉइंट, आप ऊपर से ये दोनों जो पतली पतली वर्टिकल ट्यूब आप देख रहे हो, इन पतली वर्टिकल ट्यूब में यहाँ का प्रेशर P नॉट है, ओपन टू एयर है, यहाँ का प्रेशर P नॉट है। तो P1 को अगर आप लिखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मैंने पीछे जब बताया था, तो यहाँ P1 की वैल्यू को ऊपर से आएंगे हम नीचे की तरफ। तो P नॉट प्लस एच रो जी या रो जी H1, ये अलग है, वो H अलग है। आप इस बात पे गौर करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो रो जी एच में H में हमने लिया है पहले वाले केस में, वो कैपिटल H1 H2 थे, वो अलग है, वो फिगर में आपको दिख गया होगा। और ये जो स्मॉल h मैंने लिखा है, स्मॉल H1 स्मॉल H2, वो लिक्विड की हाइट के लिए। ठीक है, और प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और P2 को भी इसी तरह से P नॉट प्लस रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P नॉट से P नॉट चला गया, और दोनों साइड से रो जी एच भी कॉमन आके कैंसिल किया जा सकता है।
तो रो को भी हमने कैंसिल कर लिया, और हमको अब क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिखी है, वहां से मान लो मुझे V1 चाहिए, V1 चाहिए, तो मैं इस वाली इक्वेशन को लेट मी ने इसको सेकंड इक्वेशन कह देता हूं। तो इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन से रख देता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये, इससे V2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए ये आ जाएगा GH1 माइनस GH2, ये इधर आ गया, और हाफ ये इधर आपका V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये जो 2 है, इस 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2G कॉमन ले लिया, 2 को इधर ले आए, और H1 माइनस H2 अभी मैंने लिखा H, और इधर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर में V2 की वैल्यू हमने रखी A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फर्दर इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये V1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है, V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और ये आ गया इधर आपका 2GH, हमको चाहिए V1, तो ये आ जाएगा 2GH, और इसके साथ में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये तो अंडर रूट में आ गया, और जो A2 था वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये V1 आ गया, ये फ्लो वेलोसिटी आ गई V1। तो एक फॉर्मूला ये मिल गया, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जो V1 आ गया ना, इसी तरह से V1 से V2 हम निकाल सकते हैं, वही A1 V1 A2 V2। तो आप इसमें अगर V2 निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा V2, आप चाहें तो चेक कर लेना, V2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे A1 अंडर रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आप अगर नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, तो ये है कि अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये तो सेम ही है, दोनों एक्सप्रेशन में सेम है, बस अंतर ये है कि V1 है तो वहाँ A2 आ रहा है, और जो V2 है वहाँ A1 आ रहा है। अब इसी में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड ट्यूब में सेम होता है, तो मैं प्रूव करा तो अभी आपको पहले समझने पर ध्यान दें, जा रहा है, तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड अगर आप निकालें, so that will be dV upon dt, and that is A1 V1 और A2 V2। तो किसी भी, देखो दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले में, इसमें या इसमें से किसी भी एक फॉर्मूले में आप चाहें अगर निकालेंगे, तो आप V1 के साथ तो A1 का मल्टीप्लाई करेंगे और V2 के साथ A2 का करेंगे, तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और ये कांस्टेंट आएगा। मेरी एडवाइस यही है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ये काम आएगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और V1 या V2 में से एटलीस्ट एक को याद रखो, ये कांस्टेंट है, एंड दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट। इस पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इसमें एक चीज और मुझे जो बतानी है, वो है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, उस पर भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आज इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे।
ठीक है। तो वेंचुरी ट्यूब में ये मैंने डेरिवेशन आपको करा दिया। एटलीस्ट एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब एक लास्ट केस और है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, जो इसी से रिलेटेड है, बर्नौली की एप्लीकेशन है। वो भी एक्सप्रेशन मिलता जुलता ही आएगा और उससे रिलेटेड कुछ सवाल बनते हैं, कुछ pieces बनते हैं, जो भी मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स वाले केस में। उसमें हर चीज आपको ध्यान रखनी है, एवरी फॉर्मूला, एवरी कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने। अब आते हैं इसमें लास्ट, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स देखिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या है। जैसे ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक होल है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पानी वगैरह कोई लिक्विड भरा है जैसे। ठीक है, तो जब इस होल को आप ओपन करते हो, यहाँ से ढक्कन वगैरह टाइप का लगा हुआ है, मान लीजिए उसको आपने हटा दिया और इसमें से पानी बाहर आने लगा, तो ये जो लिक्विड बाहर आ रहा है इसमें से, इसके बाहर आने की जो वेलोसिटी होती है, इसी वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कहते हैं। या वी का मतलब एस के वेलोसिटी मत समझना, एस के वेलोसिटी मत समझना। ठीक है, यानी जिस स्पीड से लिक्विड बाहर आता है उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। पहला केस होगा कि कंटेनर में ये जो होल किया है, इसका साइज इसके कंपैरिजन में, ये जो एरिया मैं लिख रहा हूँ रेड कलर में, कैपिटल ए के कंपैरिजन में होल का एरिया बहुत छोटा नहीं है। तो एक फॉर्मूला आएगा और वो फॉर्मूला पीछे जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स से ऊपर जो हमने पढ़ा था v1 v2, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला आने वाला है। जो v1 v2 ये सामने स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं, तो ये v1 v2 जो हमने अभी निकाले ना, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला आने वाला है। यहाँ a1 a2 की जगह इन होल का और कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। और दूसरा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, वो है अगर इस होल का एरिया, फिलहाल मैं इस होल के एरिया को एरिया ऑफ ओरीफाइस कहते हैं। ओरीफाइस, ओरीफाइस मतलब इसी होल का ही दूसरा नाम होता है ओरीफाइस। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को ना पता हो। तो एरिया ऑफ ओरीफाइस, कहीं क्वेश्चन में आ जाए ना पता हो, ओरीफाइस मतलब होल को बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया कंटेनर का कैपिटल ए है और ओरीफाइस का स्मॉल ए है। दो फॉर्मूले बनेंगे। पहले हम वो वाला फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें होल का एरिया कंटेनर के एरिया से काफी कम नहीं है, छोटा नहीं है, उसी से फिर दूसरा केस बन जाए। तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालने के लिए एक लाइन में यहाँ जो खींची है ये रेड में, इस लेवल से कितना ऊपर पानी है इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो हाइट है, ये कैपिटल सॉरी स्मॉल एच में लिख रहा हूँ। अच्छा, नीचे कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल के नीचे तो पानी खाली नहीं होगा ना, केवल ऊपर ऊपर का पानी निकलेगा। तो होल के नीचे जो पानी भरा हुआ है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, हाँ, लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये कंटेनर, इस कंटेनर में मान लीजिए एच हाइट तक पानी भरा है, कैपिटल एच तक। तो ये जो रेंज होगी ना इसकी, ये वाली जो रेंज होगी, ये रेंज हम निकालेंगे। राइट, ये रेंज आर हम निकालेंगे और इस पे भी क्वेश्चन आते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट इसमें बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। दो तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले करीब इसमें आएंगे। हर एक फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक को खत्म करने के बाद। आज ही ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, आज या नेक्स्ट यानी टुमारो, हम हीट स्टार्ट करेंगे फिर, जो लास्ट बचा है इसमें आपका। तो अब देखिए, यहाँ पर हम फिर से बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बर्नौली थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं और बर्नौली थ्योरम अप्लाई करके हम वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालेंगे, जो कि मैंने कहा ऊपर जो मैंने v1 v2 बताया है, वही
एक्सप्रेशन आने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, शायद आपको दिख गया होगा, और एक पॉइंट यहाँ मार्क कर रहा हूँ। लेट मी नंबर इट 1 एंड लेट मी नंबर इट 2। तो अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, बिल्कुल जो पीछे किया है ना वही स्टेप्स रिपीट होंगे, निकल के भी रिजल्ट वही आएगा। तो पॉइंट 1 पर हम लिखेंगे P1 प्लस, अब यहाँ देखो रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 बोथ आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। वो जो रो जी एच का जो टर्म आता है वो तब आता है जब हाइट दोनों पॉइंट की अलग अलग हो, दे आर एट द सेम हाइट। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर हम ग्राउंड पे रेफरेंस लेवल ले लें और फिर इस पॉइंट की हाइट हम कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच लिख दें तो चलेगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, पर वो दोनों साइड से कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल उसको लिख नहीं रहा हूँ, फालतू का स्टेप क्यों बढ़ाया जाए। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 का मतलब है कि यहाँ जो लेवल इसका डाउन जा रहा है ना, आप स्क्रीन पे देखिए पहले फिगर में, इसका जो लेवल डाउन जा रहा है लिक्विड का, ये लेवल, ये V1 की वेलोसिटी से जा रहा है, और उसी लेवल से लिक्विड जा रहा होगा, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगी, यानी होल के जस्ट ऊपर की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने लेवल लिया है ना 1 और 2, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो लिया है रेड में, ये लेवल होल के जस्ट ऊपर है। तो यहाँ जो लिक्विड नीचे जा रहा होगा वो V1 से, और दूसरी तरफ ये जो VE है वो V2 में कहूंगा, तो हमें निकालना है। और इधर आ जाएगा आपका P2 प्लस हाफ रो V2। ठीक, अब जो P1 हम लिखेंगे तो P1 पॉइंट 1 पे प्रेशर आएगा, ये P1 टू एयर है, यहाँ का प्रेशर P नॉट है, तो ये आ जाएगा P नॉट प्लस रो जी और एच। ध्यान रखना ये प्रेशर में रो जी एच आया, वो रो जी एच हमने नहीं लिखा बिकॉज सेम लेवल पर है, और प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। P2 मतलब पॉइंट 2 कंटेनर से बाहर है, कंटेनर से बाहर जो पॉइंट होगा वहां हवा होगी, और हवा का प्रेशर क्या होगा P नॉट, और हाफ रो, और अब V2 को हम V लिख रहे हैं, यही V हमें निकालना है। P नॉट से P नॉट चला गया, और फिर दोनों साइड से रो भी चला गया, और फिर हमको VE चाहिए था, तो VE निकालने के लिए ये तो आ जाएगा 2GH इधर आ जाएगा, और इधर VE स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब हम लगाएंगे तो यहाँ देखिए AV1 इज इक्वल्स टू AVE। आप समझो होल का जो एरिया है और VE और AV1, तो यहाँ मुझे V1 नहीं चाहिए, तो मैं V1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के V1 की वैल्यू दैट इज AVE अपॉन कैपिटल A को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो वो आ जाएगा VE स्क्वायर माइनस A स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। तो ये VE कॉमन आ जाएगा, है ना, और इसमें से और V का फॉर्मूला वही आ गया, A बाहर आ गया, अंडर रूट 2GH, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, बस यहाँ A1 A2 के बजाय हमने कैपिटल A और स्मॉल a लिखा है, और आप देख सकते हैं क्या आ गया, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये आगे न्यूमेरिकल में काफी काम आएगी। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसी में एक केस हम बनाते हैं, इसी में एक केस बनाते हैं, और वो केस, और इसी स्पेशल केस में कई सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी आपको, और उस पर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप एक तो नोट करिए इसको। दूसरा स्पेशल केस ये है कि अगर यहाँ पर जो होल का एरिया है और जो कैपिटल है, इफ ए इज लेस देन दिस, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू सिंपली ए स्क्वायर लिखी जा सकती है अगर बहुत छोटा होगा तो, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो यहाँ आप गौर करिए कि अगर इसे ए स्क्वायर लिख दूंगा तो वो बाहर आ जाएगा ए, और उससे ये वाला ए कट जाएगा, एंड वी विल बी
लेफ्ट विद अंडर रूट 2GH। हमारे पास केवल क्या बचेगा, अंडर रूट 2GH। ये फॉर्मूला जो मैं अब बता रहा हूँ, जब ओरिफाइस का एरिया बहुत कम हो, इस फॉर्मूले का में जो एफ्लक्स वेलोसिटी आती है, इसका काफी यूज किया जाता है। ठीक है, इसका काफी यूज किया जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इस चीज में ये आ गई VE अंडर रूट 2GH। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है वो जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, और अगर याद हो तो ऐसा फॉर्मूला हमें मिलता है जब हम h हाइट से किसी पत्थर को छोड़ देते हैं, स्टोन को छोड़ देते हैं, तो वो जो h हाइट गिरने के बाद जो वेलोसिटी अटेन करता है, जो वेलोसिटी अटेन करता है, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है अंडर रूट 2GH। और इसी कॉन्सेप्ट को जो मैं यहाँ अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि फॉर्मूला सेम आता है, इसे टॉर्सेली थ्योरम कहते हैं। टॉर्सेली थ्योरम कहते हैं। टॉर्सेली थ्योरम ये बताती है कि अगर ओरिफाइस का एरिया छोटा हो तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स वही होती है जो h हाइट से गिराने पर किसी स्टोन की होगी, ठीक है, किसी पार्टिकल की होगी, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वहां ओरिफाइस का एरिया छोटा हो। तो पहले मैं टॉर्सेली थ्योरम ही लिखा देता हूँ, मालूम पड़ा कहीं आ गया और आप उसको न समझ पाए हो तो इसी में टॉर्सेली थ्योरम। टॉर्सेली थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, if area of orifice is small, area of orifice is small, small क्या very small कहना चाहिए, then the velocity of efflux is equal to velocity of efflux is equal to velocity of a particle, velocity of particle falling from height h, falling from height h, where h is the height of liquid, height of liquid, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो h है, height of liquid above orifice, orifice होल से ऊपर जितना पानी भरा हुआ था वो हाइट है ये h, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टॉर्सेली थ्योरम। ध्यान रखना अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये स्पेशल केस में ही चल रहा है, और इसी स्पेशल केस में, ठीक है, इसी स्पेशल केस में आगे हम रेंज वगैरह कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए रेंज अगर हम निकालें तो ये कंटेनर है भैया, और इस कंटेनर में ये होल हमने कर दिया और इसमें से ये लिक्विड बाहर निकल रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, यहाँ पर ये एरिया ए विच इज मच मच ग्रेटर देन ए, दिस एरिया इज ए, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स विल बी अंडर रूट 2GH। और इसमें ये लिक्विड की जो हाइट है ओरिफाइस से ऊपर इतना है और नीचे h माइनस एच है, यानी कि इसमें जो पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, वो कैपिटल H हाइट तक है। ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल H कंटेनर की हाइट है, जरूरी नहीं है, क्योंकि कंटेनर में पानी ऊपर तक पूरा भरा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज का बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला आएगा, और इसे निकालने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट याद करना होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपको याद होगा वेलोसिटी क्या होती थी, सॉरी रेंज क्या होती थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में।
याद है किसी को? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये कोई टावर है और यहाँ वेलोसिटी हम u देते थे, टावर की हाइट h होती थी तो रेंज r, वही तो होगा यहाँ पे। यस सर। हाँ, क्या फॉर्मूला होता था याद है? R इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, जहाँ पर टी टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था। u 2h/g, जो मैं नॉर्मली नोटेशन यूज करता हूँ, ये था। अब इसमें आपको u और h को ठीक से पिक करना होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर एक तरह से ऐसा है, पानी का ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से किसी ने फेंक दिया हो, कितनी हाइट से, वो कैपिटल H नहीं है बल्कि H माइनस H है। तो एक तो यहाँ पे रेंज के लिए फॉर्मूले में ये जो V है, V नहीं, मतलब U नहीं, ये VE होगा और H की जगह H माइनस H होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √2GH और ये भी अंडर रूट में है, तो वो पूरा का पूरा रूट में अगर हम ले लेंगे तो G से G चला जाएगा और R रेंज का फॉर्मूला आ गया, 2 बाहर आ जाएगा एंड दिस इज H और H माइनस H। ये मैं आपको एडवाइस का फॉर्मूला जरूर याद करें। ठीक है, इसी में फिर एक स्पेशल केस में ही एक चीज और जानने की है, क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में दोनों हाइट आ गई, दोनों हाइट आ गई, यानी कि ग्राउंड से या बेस से, वेसल के कंटेनर के बेस से कितनी हाइट पर होल है और ऊपर से पानी के सरफेस से या लिक्विड के सरफेस से कितना नीचे होल है, तो रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इससे एक बात समझ में आती है और वही मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, अभी मैं फिगर से समझा दूंगा। रेंज विल बी सेम इफ होल is at the depth h below water surface। अभी फिगर से समझाऊंगा, ये जो मैं लिखा रहा हूँ बड़ी काम की बात है। और ये एक तो रेंज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो रेंज विल बी सेम इफ होल इज एट द डेप्थ h बिलो वाटर सरफेस और हाइट h above bottom of vessel। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए यहाँ पे हम दो होल पंच कर लेते हैं, दोनों के लिए हाइट सेम, रेंज सेम आएगी। ठीक है, दोनों के लिए रेंज सेम आएगी। अब जैसे मान लीजिए लिक्विड आपने यहाँ तक भर रखा है, लिक्विड यहाँ तक भर रखा है और इसकी जो हाइट है कंटेनर में वो कैपिटल H है। अब इन दोनों केस में रेंज जो आएगी वो सेम आएगी। कैसे सेम आएगी? देखो, अगर मैं ऊपर वाला जो होल है उसको देखूं और उसमें ये H है और नीचे वाले में ये होल यहाँ किया है ये H। ठीक है, यही तो मैंने कहा है कि पानी के सरफेस से H नीचे हो, पानी के या लिक्विड के सरफेस से H नीचे होल हो, या बॉटम वेसल का जो बॉटम है उससे H हाइट पर हो, दोनों केस में रेंज सेम आएगी। उसको समझने के लिए यहाँ पे देखो, पहले वाले केस में मान लो R1 है, ये होल 1 है और ये होल 2 है। मान लीजिए होल 1 के करस्पॉन्डिंग रेंज R1 आई और रेंज R1 जब मैं लिखूंगा तो जो हमने फॉर्मूला देखा उसमें था 2h जो हाइट थी ऊपर मल्टीप्लाइड बाई नीचे से हाइट h माइनस h। इसी तरह से जब मैं R2 लिखूंगा तो 2 पहले हाइट की बात करें तो 2 से ऊपर कितनी हाइट है, तो आप देखोगे h माइनस h है और मल्टीप्लाइड बाई नीचे जो डेप्थ है दैट इज h। ध्यान से देखो, R1 और R2 बराबर आए। ये कुछ प्रोजेक्टाइल में वैसा केस हो गया जैसे आपको याद होगा कि अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड या लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल फेंकते थे तो उस प्रोजेक्टाइल में थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम आती थी, थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम आती थी। उसी तरह से यहाँ पर ये रेंज सेम आ रही है। अगर होल को h हाइट बॉटम से h हाइट पर पंच किया जाए या फिर
पानी के सरफेस से एच डेप्थ पे पंच किया जाए, दोनों केस में रेंज सेम आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपको प्रोजेक्टाइल में 45 के एंगल पर रेंज मैक्सिमम मिलती थी, ऐसे ही यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए होल को कहाँ पंच करें कि रेंज मैक्सिमम हो। तो होल को बीचों बीच में पंच किया जाना चाहिए, जो लिक्विड भरा है जिस हाइट तक, उस हाइट के बीचों बीच में। ध्यान रखना, कंटेनर की हाइट से कोई मतलब नहीं है, कंटेनर की हाइट से कोई लेना देना नहीं। मालूम पड़ा पानी ही नहीं भरा तो फिर कहाँ से लिक्विड निकलेगा। तो लिक्विड की हाइट से मतलब है, कंटेनर की हाइट कितनी है इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले एक तो यही बात आ गई जो आपको ध्यान रखनी है कि रेंज का फॉर्मूला क्या है। दूसरी बात यहाँ पे आ गई, मैंने कहा था छोटी बातें आएंगी, वो सब आपको ध्यान रखनी है। खासकर मेडिकल वालों को तो डायरेक्ट इस पे स्टेट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्टेट क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पे आपको। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला मैंने कहा आपको याद रखना है। दूसरा मैंने कहा कि होल को अगर हम पंच करते हैं, ठीक है, ऊपर से एच डेप्थ पर या नीचे से एच हाइट पर, तो रेंज सेम आएगी। तीसरा सवाल कि रेंज मैक्सिमम किस हाइट पे होगी, तो मैंने कहा कि जिस हाइट तक पानी भरा है उसके ठीक मिड में, ठीक मिड में मतलब कैपिटल H/2। अब आपके मन में एक सवाल नेचुरल सा ही आएगा कि वो कैसे आया। तो आप इसमें जो आर का जो रेंज का फॉर्मूला है, ये वाला, ये जो रेंज का फॉर्मूला है, इसको स्मॉल h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। क्योंकि अगर किसी क्वांटिटी को हमें मैक्सिमम या मिनिमम पता करना हो तो उसे एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं, तो वहां से हमें पता लग जाएगा। तो अब देखिए, फॉर मैक्सिमम रेंज में लिख देता हूँ, तो ये जो dr/dh आप करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। और इसको 0 करना होगा, 2 तो बाहर था, और 1/2, और ये आ जाएगा अंडर रूट में ही h और h-h। फिर इसको आप चेन रूल जब आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से चेन रूल जब लगाएंगे तो h-2h। आप करके देख लेना, मैंने कर दिया है, इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से इक्वल टू 0 करोगे तो h की वैल्यू 2h के बराबर, तो h की वैल्यू आ जाएगी h/2। ठीक है, तो आपको होल बीचों बीच में पंच करना होगा जितनी हाइट तक लिक्विड भरा है, ठीक है, रेंज मैक्सिमम के लिए। तो होल मस्ट बी punched in the middle of the height h of the liquid। फिर रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आप इसी फॉर्मूले में जब आप रख दोगे, ऊपर वाला जो था ये वाले फॉर्मूले में अगर आप देखें तो ये 2 बाहर है और यहाँ पे ये h/2 हो जाएगा और ये भी h/2 हो जाएगा। तो आप देखोगे 2 इंटू h आ जाएगा बाई 2, ये कट जाएगा, तो रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर ही आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज हाइट के बराबर ही आ जाएगी। यही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैक्सिमम रेंज हाइट के बराबर ही आ जाती है, लेकिन उसके लिए होल कहाँ, बीचों बीच में पंच करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई भाई इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल बातें। अब आते हैं इसमें सवाल। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको इसमें कुछ रह गया हो, कुछ देखना हो, कुछ नोट नहीं कर पाए हो, आप देख लो। ठीक है, अब आती है इसमें क्वेश्चन वगैरह की बात, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर कंपटीशन में आ चुके हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो पहले, और यहाँ तक किसी का कोई डाउट अगर आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ये खत्म हो जाएगा इसके साथ ही टॉपिक, और हम अगली क्लास में, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही बचा है, बट मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि अब इसमें जो भी न्यूमेरिकल में 2-4 कराने जा रहा हूँ उसके साथ ही हम इसको क्लास को ऑफ करेंगे। तो यू हैव टू कंटिन्यू, भले ही टाइम थोड़ा ओवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं कोई डाउट मुझे नहीं लगता होगा।
क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं जो आपको नॉर्मली पता होती हैं। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, और इसमें एक दो सवाल तो मैं अपनी तरफ से कराता हूँ, कॉमन सा है और कुछ मैं प्रीवियस ईयर से कराऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के बॉटम में एक होल कर दिया है, कंटेनर के बॉटम में एक होल कर दिया है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और आपको ये दिया है, ये कैपिटल ए है और ओरिफाइस का जो एरिया है दैट इज स्मॉल ए, और कैपिटल ए काफी बड़ा है इससे, ठीक है। और यहाँ में ने इसको एच हाइट तक भर दिया, एच हाइट तक भर दिया। तो इसमें जब इस होल को खोल दिया जाएगा तो आपने एक बात तो नोटिस कर ही ली है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो पानी जब निकलना शुरू होगा तो पानी की जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है, लिक्विड की जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है, वो हाइट पे डिपेंड करती है। तो हाइट जैसे जैसे पानी की कम होती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कम होता जाएगा। सवाल ये है कि इसको खाली होने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम बताना है, ठीक है, खाली होने में कितना समय लगेगा। व्हेन होल इज होल या ओरिफाइस इज ओपन, फाइंड द टाइम, find the time taken for tank to be empty, ठीक है। तो पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा। तो एक चीज तो यहाँ पे समझ में आई गई होगी कि पूरी तरह से खाली होने में जो टाइम लगेगा, क्योंकि शुरुआत में पानी तेजी से निकल रहा होगा क्योंकि हाइट ज्यादा होगी। बाद में बाद में क्या होगा, हाइट कम होने लगेगी, वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो एक चीज आपको इस समझ में आ गई होगी शायद कि पहला जो हाफ है कंटेनर का जितनी देर में खाली हुआ होगा उससे दूसरे हाफ को खाली होने में ज्यादा समय लगा होगा, पहले जल्दी जल्दी खाली होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होती तो हम इसको सॉल्व कर लेते फिर आसानी से। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये करेंगे, यहाँ पर जनरल टाइम मान लो किसी समय इसमें इतना पानी बचा है, यहाँ तक एक्स हाइट तक पानी बचा है और इसमें एक लेयर dx मोटाई की मैंने कंसीडर कर, ठीक है। जनरल टाइम के लिए निकालेंगे, किसी टाइम t पर x हाइट तक पानी बचा है और इसमें एक ये लेयर मैंने कंसीडर कर। अब देखिए ये जो लेयर यहाँ पर है और इस समय इसकी जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगी दैट विल बी अंडर रूट 2gx, जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होगी दैट विल बी अंडर रूट 2gx, क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करती है। तो जो हम जानते हैं कि अगर ये लेयर का वॉल्यूम dv है, लेयर का वॉल्यूम dv है और dv अपॉन dt दैट इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, अगर मैं लिखूं तो देखिए ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये जो लेयर का वॉल्यूम है, लेयर का वॉल्यूम कितना है भाई, तो लेयर का एरिया a और इसकी जो मोटाई है दैट इज x dx सॉरी, और नीचे ये dt। और दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि ये dt टाइम वो टाइम है जितनी देर में ये लेयर की मोटाई की थिकनेस का पानी, ध्यान से सुनो मेरी बात, लेयर की थिकनेस के बराबर का पानी इस होल में से निकल गया होगा, वही टाइम तो है। तो इसमें से जो निकला होगा तो एरिया इंटू वी। अब देखिए हमने पतली सी लेयर इसलिए ली क्योंकि अगर हम ज्यादा मोटी लेयर लेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स तो बदल जाएगी। इतनी पतली लेयर लो कि हाइट में कोई खास चेंज ना आए, हाइट में कोई खास चेंज ना आए और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो a dx अपॉन dt इक्वल्स टू a v e। यहाँ ध्यान दें कि एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम पर सेकंड एक तरफ और दूसरी तरफ हमने लेयर का वॉल्यूम लिखा एरिया इंटू इसकी थिकनेस डिवाइडेड बाय dt और दूसरी तरफ लिखा एरिया इंटू v। अब पहले से ही दे रखा है होल का एरिया छोटा है तो आप इसको ये लिख सकते हैं a अंडर रूट 2gx, राइट। अब एक जैसे जो टर्म है उनको एक साइड में कर लो, v की वैल्यू रख दी मैंने अंडर रूट 2gx, राइट।
तो अंडर रूट dx के नीचे अंडर रूट x को ले आता हूं मैं इधर, बाकी सबको वहीं रहने देता हूं। अंडर रूट 2g जो था उसे वैसे ही रहने दिया, a को यहीं रहने दिया, कैपिटल A इधर आ गया और dt को मैं ले आया इधर। देखो बीच वाला इसका ये नहीं देखना है, इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी है, ठीक है। उसमें से रूट एक्स मैं इधर ले आया हूँ, बाकी रूट 2g a और ये जो कैपिटल A वो नीचे ले आया। अब मैं इसको कर रहा हूँ इंटीग्रेट, तो इसको पूरा खाली होने में टाइम 0 से t लगा, और उसके लिए हाइट शुरुआत में जब टाइम 0 था तो पूरा भरा हुआ था कंटेनर s तक, और बाद में क्या हो गई हाइट 0। अब इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज जो जरूरी है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, एक तरफ टाइम की लिमिट बढ़ रही है और एक तरफ हाइट कम हो रही है, तो माइनस साइन जरूर लगाना है आपको, है ना। छोटी सी बात है ये, शुरुआत में जब मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ाता हूँ तो बता देता हूँ, बीच बीच में भी आती रहती, तो भी मैंने कई बार रिपीट किया है, आपने ध्यान दिया होगा। नहीं तो अगर नहीं लगाओगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आगे के लिए ध्यान रखना। वैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि लिमिट जब इंटीग्रेशन में रखें तो एक तरफ की लिमिट अगर बढ़ रही है, दूसरी तरफ की कम हो रही है क्वांटिटी की, ये चेक किया जा सकता है। हाइट कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो वहां माइनस साइन पुट कर लेते हैं। ऐसे सवाल उधर काइनेमेटिक्स 1D मोशन वगैरह में भी, रिटार्डेशन में भी आते हैं। तो कई बार क्या होता है, रिटार्डेशन वहां क्वेश्चन में दिया होता है माइनस साइन के साथ, फिर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ना दिया हो तो माइनस आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। इसमें जो अंडर रूट एक्स है उसे ऊपर ले जाके एक्स की पावर माइनस हाफ लिख के इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद में एक्स की पावर माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर प्लस हाफ, और ये 2 आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे माइनस, और ये h और ये 0, और इधर अंडर रूट 2g, और ये a/a और t का dt का इंटीग्रेशन तो t ही हो जाएगा। ये आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक। अब इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पहले 0 रखेंगे, -2 को बाहर ही रहने दो, 0 और माइनस अंडर रूट h 2g a/a और t-0 यानी कि t ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और ये 2 अंडर रूट h और अंडर रूट 2g, और इधर आ जाएगा कैपिटल A/A इक्वल्स टू t। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, तो t टाइम का फॉर्मूला आ गया कैपिटल A/A अंडर रूट, ये जो रूट 2 बाहर है तो इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। मेरी एक एडवाइस है आपको, नॉर्मली मैं कुछ ही फॉर्मूले आपको बोलता हूँ जो याद करने हैं, ये फॉर्मूला आपको याद, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, और लकीली मुझे प्रीवियस ईयर में मिल गया, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पर आया। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, प्रीवियस ईयर में मैं तो पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि याद कर लो। मैं सर्च कर ही रहा था तो एक क्वेश्चन मुझे मिल भी गया बाई चांस, जो आया है और यही फॉर्मूला पूछ लिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लो। ये तो मैं नॉर्मली जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें याद भी होगा, मैं क्वेश्चन ये कराता ही हूँ क्लास में, पहले पढ़े होंगे। अब एक क्वेश्चन मुझे मिल गया प्रीवियस ईयर में इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, तो आप इसको सर नोट कर। हाँ बोलो। सर एक बार और समझा दीजिए सर। देखो इसमें मैंने जनरल हाइट x पर एक पतली सी लेयर ले ली dx की। अब इस dx लेयर में कुछ तो पानी होगा, तो उस पानी का वॉल्यूम हमने अगर लिखा किसी इंस्टेंट पर, तो वो लिखा एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो हाइट क्या है इस लेयर की, थिकनेस dx, तो ये यहाँ पे देखो इस जगह पे एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। और अपॉन dt दैट इज dv अपॉन dt वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। तो ये लेयर का जो वॉल्यूम dt टाइम में अगर बाहर निकला होगा तो इसी होल से तो निकला होगा, इसी होल हाँ से। सर। तो मैंने इधर तो लिख दिया वॉल्यूम पर सेकंड और इधर लिख दिया एरिया इनटू वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला AV। तो होल का एरिया A और इफ्लक्स वेलोसिटी V, और थिकनेस मैंने कम इसलिए मानी क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही होगी, क्योंकि लगातार हाइट बदल रही है। तो इधर मैंने लिख दिया वॉल्यूम पर सेकंड को A dx अपॉन dt, जो लेयर का वॉल्यूम dt टाइम में बाहर निकल गया, किस वेलोसिटी से, V की वेलोसिटी से। V की वैल्यू हमने रख दी अंडर रूट 2gx। बात आई समझ में, बोलो। ठीक है सर। और फिर बाकी हमने वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया। तो आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको देखिए प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, जेई मेन का क्वेश्चन है।
क्योंकि वैसे तो मैं ये कराता ही, पर ये क्वेश्चन मुझे मिल गया, आपको यही बताना है इसकी इंपॉर्टेंस कि ये फॉर्मूला मैं नॉर्मली जब बोलता हूँ कि याद करना है, तो आप देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन केवल आप देख लो प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे आप इसमें देखिए कि 2014 में जेई मेन में क्वेश्चन आया है, 2014 में जेई मेन में क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ के समझ जाएंगे, यही क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलिंड्रिकल वेसल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। Cylindrical vessel of cross section area A contains water to a height h. There is a hole in the bottom of radius A है, बस इसमें गलती नहीं करनी है। हालांकि यहाँ ऑप्शन में सब में पाई दे रखा है, लेकिन होता क्या है कि हम जल्दी में, जो मैंने जैसे पढ़ाया, तो मैंने यहाँ एरिया लिया है स्मॉल ए, और यहाँ ये रेडियस है। तो एक गलती आपसे ये भी हो सकती थी कि यहाँ जैसे पाई नहीं होता किसी ऑप्शन में और ए ही लिख देता, तो वो भी गलती कर सकते थे। तो आप देखिए कि एरिया हमें चाहिए, तो इसी से कंपेयर करेंगे। तो टाइम पूछ रहा है पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा, तो क्लियरली आप देख सकते हैं a/a√2h/g, ऐसा ऑप्शन अगर हमें यहाँ देखना है तो वो बी वाला है। ध्यान रहे बी में एरिया रखना है, और एरिया ये आएगा πa², क्योंकि यहाँ ए रेडियस है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने ओरिफाइस का एरिया शुरुआत से कैपिटल ए लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो और बाकी 2 बाहर ले लिया, तो √2 a/a। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से और ऐड कर रहा हूँ, कुछ और मैं सवाल कराऊंगा। क्लास अभी कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि 2-4 सवाल जो रह गए वो मैं आपको अभी कराऊंगा, उसके बाद इसको क्लास को ऑफ करेंगे। अगली क्लास आज ही हम जो करेंगे उसमें हम हीट स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस आपको नोट करना है, बाकी आंसर मैंने बता ही दिया, सामने है। आपको फॉर्मूला याद करना होगा, क्योंकि अगला सवाल मैं जो देने जा रहा हूँ, ऐसा सवाल अभी तक आया नहीं, आ सकता है। ठीक है, तो अब इसका जो केस है, कैसे इसको हैंडल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब जैसे इसी वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इन प्रीवियस क्वेश्चन the time taken to empty first half of container is T1, and for the remaining half it is T2. Then find T1/T2। मैं चाहूंगा आप सब इसको निकालें। क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। मैंने अभी शुरुआत में कहा भी था कि वेलोसिटी लगातार बदलती जाएगी, और पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ओरिफाइस का एरिया छोटा ही लिया था, वही केस आपको कंसीडर करना है। पहले हाफ को खाली होने में समय T1 लगा। कंटेनर मान लो 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ था, तो पहले 5 सेंटीमीटर T1 टाइम में खाली हुआ, और बाद के 5 सेंटीमीटर T2 टाइम में खाली हुआ। तो T1 और T2 का जो रेशियो है वो आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इंटीग्रेशन का यूज कर लिया जाए, और दूसरा बिना इंटीग्रेशन के भी थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आप इसको डायरेक्ट और जल्दी से आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, इंटीग्रेशन से अगर आप करते हैं तो मैं यही बता देता हूं, हम इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही मेथड मैं आपको बताऊंगा। आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले इंटीग्रेशन से करते तो क्या करते, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ तक का प्रोसेस सेम था, बस यहाँ आती है ये वाला जो स्टेप है, इससे पहले तक तो सेम वही फॉलो करना है। यहाँ लिमिट आपको बदलनी होंगी, यहाँ लिमिट आपको 0 से T1, 0 से T1, और यहाँ पे T1 टाइम, और यहाँ हाइट हो जाएगी h से h, और इस तरह से T1 आपका आ जाएगा। फिर दूसरी बार में क्या करना होगा, फिर आपको डालना होगा 0 से
T2 और हाइट डालनी होगी h/2 से 0, h/2 से 0 और टाइम 0 से T2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ये अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि आपको अंदाजा तो हो गया होगा, इट इज गोइंग टू टेक वेरी मच टाइम, है ना, काफी समय आपको लग जाएगा। तो आप एक और तरीका है, उससे आप चाहें तो थोड़ा लॉजिक लगा के निकाल सकते हैं। √2 - 1 सर। अच्छा, √2 - 1 देखते हैं। देखो T2 को निकालना बहुत आसान है। T2 क्या था, सेकंड हाफ खाली होने में लगा समय। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन का पूरा डेटा हम यूज करेंगे। तो T2 टाइम होगा a/a और ये 2, और T2 टाइम था जब h/2 हाइट तक भरा रह गया था अपॉन जी। आपको T2 समझ में आया? जब हाइट पानी की h/2 बची रह गई थी तब कितना समय लगा, ये हमको बताना है। तो वो आ गया ये। तो ये तो आ गया भैया आपका a/a √h/g। ठीक, अब T1 निकालना बहुत आसान है। देखो T1 टोटल टाइम जो पिछले वाले में लगा था उसमें से T2 को माइनस कर लो। देखो T2 तो टोटल टाइम है ना, 10 सेंटीमीटर को खाली होने में जो टाइम लगा था वो, और हमने T2 जो निकाला वो बाद के 5 सेंटीमीटर का निकाल लिया। तो पहले के 5 सेंटीमीटर का टोटल 10 सेंटीमीटर में जो लगा था उसमें माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका a/a √2h/g माइनस a/a √h/g। तो इसमें मिनिमम टाइम लगेगा इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं। और अब इसका रेशियो आप निकाल लो। तो T1 अपॉन T2 जब आप करोगे तो आप ये तो देख ही लिया होगा आपने, a/a √h/g को कॉमन हमने कर लिया और ये √2 - 1। तो जब इसका रेशियो आप निकालोगे, रेशियो क्या निकालना, ये तो आपका T2 ही आ गया एक तरह से देखा जाए। T1 की वैल्यू आ गई ये। तो T1 और T2 का रेशियो √2 - 1 है। एक अच्छा सवाल हो सकता है, कंपटीशन में आ सकता है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है, पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको शो करता हूँ, दिखाता हूँ, एक दो और सवाल, उसके साथ ही क्लास को हम खत्म करेंगे। टॉपिक भी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फ्लूइड आपका मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे फटाफट से आप नोट कर लो। अगर कोई डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ अगले 5 मिनट में, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ और एग्जांपल आपको शो करता हूँ। देखिए ये दो क्वेश्चन है जेई मेन के, और इन दोनों क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। आप कोई भी एक देख लो। मेरे हिसाब से जो 13 वाला है वो थोड़ा बेहतर है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। 12 भी आसान है। 12 में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे, उसी से निकल आएगा। उसमें कह रहा है कि पानी इसमें से इस रेट से निकल रहा है, यानी AV। और 12 भी चलिए मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लो। 12 में कह रहा है कि एक कंटेनर है, खुला हुआ है ऊपर से, और उसमें किसी हाइट तक पानी भरा हुआ है, और इसमें नीचे एक होल है। ठीक है, तो इस होल में से जो पानी के निकलने का रेट है dV/dt, वो क्वेश्चन में दिया है, और ये बराबर होता है किसके, AVE के। तो dV/dt आपको क्वेश्चन में दिया है 0.74 मीटर क्यूब में दे रखा है। एरिया न दे के रेडियस दे दिया है, तो रेडियस πr², तो 22/7, और रेडियस 2 सेंटीमीटर यानी 4, और स्क्वायर किया है इसलिए 10⁻⁻⁴ एरिया।
और वेलोसिटी √2gh। क्वेश्चन में कहा तो नहीं है, कहा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, इसमें h ही पूछ रहा है आपसे। अब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा कैसे मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में टैंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिया नहीं है, तो अगर दिया नहीं है तो फिर कैसे लिखोगे उसको? तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान सकते हैं कि कंटेनर का एरिया काफी बड़ा है, और इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में ये हाइट क्या होगी, कितनी हाइट तक कंटेनर भरा होगा अगर इस समय इतने रेट से निकल रहा होगा, √2gh। और क्लोज टू आंसर बताना है तो आप जी की वैल्यू 9.8 ले लो या 10 ले लो, हाइट बतानी है। दोनों साइड में थोड़ा कैलकुलेशन तो है, दोनों साइड में स्क्वायर करके फिर आपको सॉल्व करना होगा। एरिया πr² है, तो πr² की वैल्यू मैंने ये रखी √2gh, इसमें h आपको निकालना है, तो वो निकल ही आएगा, कैलकुलेशन आप कर लोगे। 13 वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा क्या है। दोनों क्वेश्चन में दिखने में आपको लगेगा सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, लेकिन सेम फॉर्मूले को यूज न करके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। फॉर्मूला आपको दिखने में सेम लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या कह रहा है? वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक। अब इसमें जैसे वर्ड यूज कर लिया लार्ज टैंक, पिछले वाले क्वेश्चन में लार्ज टैंक नहीं कहा था, तो हमने क्या किया, एरिया कंटेनर का काफी बड़ा मान लिया। ठीक है, आप ये भी कह सकते थे क्यों मान लिया, क्योंकि हमें अगर हम ए को लेके जब रेडी नहीं तो हम लाएंगे कहाँ? तो ऐसी सिचुएशन में ये एग्जाम में कभी ऐसा हो तो ये कॉमन सेंस आपको लगाना होगा। ठीक है, खैर अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए वाटर फ्लोज इनटू ए लार्ज टैंक विद फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ दिस। अब यहाँ पे कहानी कुछ और कह रहा है, ये एक कंटेनर है और उस कंटेनर में पानी आ रहा है, जा नहीं रहा है, आ रहा है, नल से ऐसे करके यहाँ पे पानी इसमें आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वाटर इज ऑल्सो लीकिंग आउट ऑफ ए होल ऑफ एरिया 1 cm²। अब इसके सर अब केस हरेंद्र अपना माइक ऑफ करो, लवकेश हरेंद्र माइक म्यूट करो, पुष्पेंद्र। ठीक है, अब देखिए इसमें एक होल है बॉटम में, लार्ज टैंक कह दिया तो नेचुरली आपको होल को फिर छोटा ही मानना है, ये लार्ज बोल दिया ना तो इसका मतलब ही हो गया कि होल छोटा ही होगा, और इसमें से भी पानी बाहर निकल रहा है, इसमें से भी पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक रिमेन स्टेडी, हाइट वही बनी रहती है। तो ऐसा पता है कब होता है? देखो शुरुआत में क्या हुआ होगा, पाइप से जब पानी आना शुरू हुआ होगा तो इसमें से इतना सा लिक्विड इसमें गया होगा, तो हाइट कम रही होगी, तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगी, इफ्लक्स वेलोसिटी, वो कम होगी, क्योंकि हाइट पे डिपेंड करती है, तो लेवल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा इफ्लक्स वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, यहाँ से कांस्टेंट रेट से आ रहा है, वो दे ही रखा है क्वेश्चन में, कांस्टेंट रेट से आ रहा है, तो आप देखिए कि ये हाइट बढ़ती रहेगी और इसके बढ़ने के साथ साथ इफ्लक्स वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी कि नहीं रहेगी? आप मुझे बताइए कब तक हाइट बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी इफ्लक्स वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कब तक हाइट बढ़ती रहेगी, बोलो? जब तक हाइट बढ़ती रहेगी, जब तक आने वाला पानी ज्यादा होगा जाने वाले पानी से। मैंने शॉर्ट में ही कह दिया, यानी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कमिंग इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर गोइंग आउट या लीकिंग आउट। जब तक होगा ऐसा तब तक हाइट बढ़ती रहेगी, लेकिन एक समय आएगा कि जब इनकमिंग वाटर वॉल्यूम और आउट गोइंग वाटर वॉल्यूम बराबर हो जाएंगे, तो उसके बाद हाइट का बढ़ना बंद हो जाएगा। ये मेन स्थिति का मतलब हाइट कांस्टेंट रहती है, तो उस समय हाइट बता। मैं पूछ रहा हूँ, मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ये जो आने वाला sir. वॉल्यूम पर सेकंड है और ये जो जाने वाला वॉल्यूम पर सेकंड है AV। तो अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे कहा था दिखने में दोनों क्वेश्चन में फॉर्मूले सेम लगेंगे पर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये फॉर्मूला सेम लग रहा है बट यहाँ कहानी और है, पानी आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो आने वाला पानी
का जो रेट है और जो बाहर जाने का रेट जब तक बराबर नहीं हो जाते हाइट बढ़ती ही रहेगी, और जब ये कांस्टेंट हो जाएंगे हाइट का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये दिया है आपको 10⁻⁻⁴ और ये पाई और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो नहीं, एरिया ही दे दिया, सॉरी एरिया ही दे दिया है। अब देखिए यही क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, ऊपर वाले में दे दिया, यहाँ एरिया दे दिया, तो 10⁻⁻⁴ और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के लिए √2gh और ये हाइट ही हमको बतानी है। होल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर में रख लिया और वो मीटर क्यूब में ही है, ठीक है। तो यहाँ से √2gh की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी 2gh की वैल्यू आ गई 1, तो h की वैल्यू आ गई 1/20 में ले लेता हूँ, ठीक है। ये 1/20 मीटर में आ जाएगा, तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100/20 सेंटीमीटर, वैल्यू आ गई भैया आपकी 5 सेंटीमीटर। इसके नियरेस्ट आंसर अगर हम देखें तो ये वाला वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने, हाँ बोलो, जी की वैल्यू हमने 9.8 ना लेके 10 ली। हाँ बोलो सर, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें dv/dt जो 0.74 मीटर क्यूब पर मिनट दिया है, तो क्या उसको चेंज नहीं करेंगे? पर मिनट दिया है, ओके, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मिनट है, कोई बात नहीं, तो पर सेकंड कर लो बाई 60 और कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया उस चीज को, अच्छा किया पॉइंट कर दिया। एग्जाम में यही थोड़ा अटेंटिवनेस आपकी चाहिए, मैं तो खैर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे मैंने अभी यहाँ वाटर पर मिनट पे ध्यान ही नहीं दिया, पर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि dv/dt SI में हम रख रहे हैं, तो 0.76/60 और कर दो, पर सेकंड आ जाएगा, बाकी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, निकल आएगा, जो भी आंसर होगा वो आप चेक कर लेना, कैलकुलेट करके, ठीक है। बाकी ये समझ में आ गया, ये तो आंसर डी आ गया, मैंने जी की वैल्यू 10 ले ली है, ये 9.8 लेके चलोगे तो नियरेस्ट आंसर यही आ जाएगा। क्लियर हुआ कुछ? हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो नोट कर लो फिर फटाफट से, एक दो सवाल और करा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए इसमें ये दो क्वेश्चन और करेंगे, इसके साथ ही आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। ये भी जेई मेन के ही सवाल है, नीट में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लें। ये एक तरह से वेंचुरी ट्यूब का ही सेटअप बना दिया। इन द डायग्राम शोन द डिफरेंस इन द टू ट्यूब ऑफ द मैनोमीटर इज 5 सेंटीमीटर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट ए एंड बी is 6 millimeter square and 10 millimeter square respectively. The rate at which water flows through the tube. The rate at which पूछ रहा है ना? तो रेट का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पूछ रहा है। करिए आप थोड़ा सा ट्राई करिए। हाइट का डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, हाइट का डिफरेंस दिया है और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड पूछ रहा है। तो आपको वॉल्यूम पर सेकंड किसी भी एक पॉइंट पे निकालना होगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। मैंने अभी वेंचुरी ट्यूब का केस जो बताया था, उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था, dv/dt का एक फॉर्मूला बताया था, आप डायरेक्ट कर लो यार, उसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। √A1A2 2gh, याद आया कुछ या भूल गए? यही तो बताया था आपको, मैं दिखा देता हूँ।
अभी वेंचुरी ट्यूब का केस जो मैंने बताया था, वहां पे यही फॉर्मूला बताया था वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का। ये रहा A1 A2 √2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड डिमांड कर रहा है। तो अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, नहीं तो फिर बर्नौली थ्योरम ये पूरा प्रोसेस ऊपर से लेके नीचे तक पूरा करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। अगर मैंने इसीलिए कहा मैं वही फॉर्मूले बोलता हूँ बच्चों को याद करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है और जो उनको याद करने ही चाहिए। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बच्चे सोचते हैं ये भी याद करना है क्या। मैंने अगर कहा है कि ये वाला याद करना है तो वो डेफिनेटली आपका टाइम सेव करेगा। तो अब A1 A2 √2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हैं चाहे तो, इसमें जैसे A1 और A2 को अगर आप गौर करें तो A1 है आपका 6 मिलीमीटर स्क्वायर और A2 10 मिलीमीटर, या उल्टा भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। A1 को आप 10 मान लो, A1 बड़ा है तो उसको 10 मान लो, उसको बाहर ले लेते हैं कॉमन लेके, तो ये A1 A2 और A1 बाहर आ जाएगा। इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन और रिड्यूस हो जाएगी, ये आपका A2 स्क्वायर और A1 स्क्वायर। इससे फिर A1 ये कैंसिल आउट हो गया, A2 बचा। ध्यान रहे यहाँ पे A1 माइनस A2 हो रहा है ना, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो बड़े वाले को A1 ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब यहाँ पर A1 की वैल्यू ध्यान रहे 10 मिलीमीटर स्क्वायर है और A2 की वैल्यू 6 मिलीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, इसको भी ऐसे लिखो, ठीक है। अब A2 हमारा हो गया 6 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -6, बाकी 2G मैं 10 ही ले लेता हूँ और दिया भी है 10, और हाइट में डिफरेंस 5 सेंटीमीटर, तो 5/100, और इधर फिर नीचे 1 माइनस, देखो A2 बाई A1 का स्क्वायर, तो 6/10 यानी 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। आगे मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही हो गया सीधे सीधे, इजी है वैसे तो, 10 टू दी पावर -6 और बाकी अंडर रूट में 1 माइनस 9/25, और 9/25 तो ये हो गया आपका 16/25, तो 25/16, और बाकी ये बाहर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 और 5/4, ये 1.5 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है। तो वो सीसी में दिया है डाटा, पहला वाला आंसर ही हो गया 7.5 सीसी, 7.5 सीसी फर्स्ट वाला, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन 11th वाला और करेंगे हम। आप ये नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर देता हूँ। Consider a water jar of radius capital R that has water filled up to a height h and is kept on a stand of height small h through a hole of radius r less than कैपिटल R, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि ओरिफाइस बॉटम में जो है उसका एरिया या रेडियस काफी कम है कंटेनर के कंपैरिजन में। द वाटर लीक्स आउट एंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग डाउन towards the ground has a shape like a funnel as shown in figure। ये नीचे आते हुए ये नैरो होते जाता है, ये हम पीछे देख चुके हैं, मैंने बताया था कि नीचे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है if the radius of cross section of the water stream when it hits the ground is x, then वो x की वैल्यू आपको बतानी, ठीक है। तो काफी आसान है। सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पर नोटिस करनी है, यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है वो 11th क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में √2GH लेने जा रहा हूँ, ठीक है। √2GH वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लेने जा रहा हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि होल काफी छोटा है और H में भी ये कैपिटल H दिया है क्वेश्चन में, तो कैपिटल H लेंगे हम। इसको ऐसे ही रहने रखेंगे क्योंकि और कोई डेटा है नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, अब यहाँ आप देखें, यहाँ और यहाँ दोनों जगह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं।
क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है और एरिया कम, वेलोसिटी सॉरी बढ़ रही है और एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस पॉइंट की मुझे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अब ये वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2gh, ध्यान दीजिएगा h वो हाइट है जो स्ट्रीम नीचे आके इसकी वेलोसिटी हो गई, और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 2g कैपिटल H प्लस 2g स्मॉल h, तो ये 2g और ये आपका कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ये आपका v आ गया, v का स्क्वायर या अंडर रूट में कर लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी इक्वल्स टू ए वी। अब ए मैंने जो लिखा है ये ऊपर का लिखा है होल वाला, ये वाला, दिस इज ए एंड दिस इज ए, आप समझे। अब यहाँ एरिया जब मैं लिखूंगा तो एरिया में रेडियस आपको दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर और वी की वैल्यू है अंडर रूट 2gh, और इधर एरिया में आप देखिए डायमीटर दिखा रखा है, तो पाई एक्स स्क्वायर 2x डायमीटर है और ये वेलोसिटी अंडर रूट 2h प्लस। कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको समझ में आंसर के करीब है, हम पाई से पाई चला जाएगा, हमको x एक्चुअली निकालना है, रूट 2g से रूट 2g चला जाएगा और x हमको निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर अंडर रूट में h अपॉन h प्लस h। ध्यान रहिए अभी अंडर रूट में हमको x चाहिए, तो ये r आ गया, ये भी r ही है, मैं स्मॉल में वैसे लिख दिया है। तो ये पावर में और एक बार रूट करेंगे, पावर 1/4 आ जाएगा। तो आपको कहीं भी कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो आप पूछ। आज की क्लास को इसके साथ ही मैं खत्म करूंगा। आपका किसी का कोई अगर डाउट हो आप बताइए, पूछना हो, कुछ रह गया हो नोट करने को, मेरी तरफ से फ्लूइड खत्म हो। ये जेईई मेन के क्वेश्चन मैंने बता दिए, अच्छे सवाल थे, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट हो यहाँ तक